हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रताप गौड़िया और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करने से पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, जो हमारा हिंदुस्तान का संविधान है, आइन है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। At the time of commencement of Constitution on 26th of November 1949, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बना था, उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है। लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करेंगे तो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नियर अबाउट 467 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है। और 105th अमेंडमेंट जो लास्ट वाला अभी तक हुआ है, जिसमें इन्होंने सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात की है कि स्टेट्स के पास राइट्स है कि वो डिफाइन कर सकते हैं कौन सी कैटेगरी ओबीसी में किसको रखना है, और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ईबीसी के बारे में भी इसमें बात की है। तो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ तक बात है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम ये आप अपनी, जैसे पहले भी मैं आपसे कहता आया हूँ कि नोटबुक इस चीज़ के लिए हमेशा साथ रखें, पेन हमेशा साथ रखें और इन चीज़ों को एक एक करके नोट करते जाए। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 26 नवंबर 1949, लेकिन ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। The Constituent Assembly of India drafted the Constitution considering feature of constitutions of the other countries as well as from the Government of Indian Act. There are various sources of Indian Constitution for some feature of it are borrowed. देखो, जो उस टाइम जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की बात हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली बनाई गई थी, जिनकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली में जो मेंबर्स थे, जिनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे बहुत सारे अपनी स्टेट्स के या प्रोविंसेस के, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने के बाद फाइनली अडॉप्ट करा था। तो इसमें से बहुत सारे प्रोविजंस, जैसे हमने क्लास में भी बात करी थी कि बहुत सारे प्रोविजन हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में वो सारे लॉज लिखे गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले उस टाइम इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक मेन सोर्स माना गया था, जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में बहुत सारी हेल्प मिली थी। तो जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें से कौन कौन सी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, तो सबसे पहली कुछ मेन चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट करी है, आप भी अपने कॉपी पर नोट करेंगे और ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस में आपको पूछ सकते हैं। फेडरल स्कीम जो है, फेडरल स्कीम है, ये भी हमारी जो है 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें से लिया गया। ऑफिस ऑफ द गवर्नर जो आर्टिकल 153 में मेंशन की हुई है, ये चीज़ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से ली गई है। जुडिशरी का जो सिस्टम है, जुडिशरी की बात की गई है, पार्ट 5 में चैप्टर 4 आर्टिकल 124 से 147 तक, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन पार्ट 14 आर्टिकल 3152 to 323, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सारी चीज़ें आपने याद की। इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, इमरजेंसी प्रोविजन जो पार्ट 18
एंड आर्टिकल 352 टू 360 में रखे गए हैं। ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ से ली गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो उसके बाद हम जो कुछ और भी बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ने के बाद हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी सारी चीज़ें लिखी गई है। तो हम बात करेंगे एक एक पे। जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन था, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन सी चीज़ इनको अच्छी लगी थी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है? जैसे कंकरेंट लिस्ट, इसको 7th शेड्यूल में ये है कंकरेंट लिस्ट। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लाई हुई है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स पार्ट 8th आर्टिकल 301 टू 307 ये भी ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज जैसे लोकसभा और राज्यसभा, आर्टिकल 108 ये चीज कहाँ से लाई गई है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लाई गई है। उसके बाद कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें लाई गई है? वो चीज़ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसका क्या मतलब होता है? जो इंडिया है, इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी अपनी अपनी पावर्स हैं। तो दोनों, लेकिन यहाँ पर जो सेंटर है उसके पास ज़्यादा पावर है और वो ज़्यादा स्ट्रांग है। वो किसी तो ये वाली जो पॉइंट है, ये वाला जो लॉ है वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर इन द सेंटर अंडर आर्टिकल 248, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 248 आर्टिकल है कि जो भी रेजिडुअरी पावर है वो किसके पास रहेगी? सेंटर के पास रहेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, देखो स्टेट के लिए जो भी गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं उन गवर्नर को सेंटर अपॉइंट करता है। ये वाली चीज़ सेंटर ही अपॉइंट करेगा। ये जो कानून बनाया था कि सेंटर के पास पावर होनी चाहिए वो स्टेट्स के लिए गवर्नर अपॉइंट करे, कनाडा में ऐसा कानून था। तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बताई गई थी और इसका जो आर्टिकल है 155 टू 157 आर्टिकल्स के अंडर ये चीज़ लिखी हुई है। अगर आपने डिटेल से पढ़ना है तो आर्टिकल नंबर 155 टू 157 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उनमें से भी पढ़ सकते हैं। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143, ये वाली चीज़ भी इनको अच्छी लगी थी जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थी और इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया था। ठीक है। इसके बाद आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारे पास जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप उसकी बात करोगे, पार्ट्स की बात करोगे, तो फर्स्ट पार्ट में अगर हमें स्टेट एंड इट्स टेरिटरीज की बात होती है, उसके बाद सिटीजनशिप की बात होती है, फिर फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। इसका ये मतलब है कि जो हमारी स्टेट्स हैं, स्टेट्स को चलाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ डायरेक्टिव, कुछ डायरेक्शंस देने वाले प्रिंसिपल्स बनाने हैं जिसके बेस पे स्टेट प्रॉपरली फंक्शन करेगी। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में और आर्टिकल नंबर 36 टू 51 आर्टिकल में ये सारे प्रोविजन लिखे हुए हैं। उन प्रोविजन ये आर्टिकल्स में मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ अच्छी थी? वो थी कि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। राज्यसभा के लिए जो हमारे प्रेसिडेंट साहब मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि राज्यसभा के लिए जो मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं या तो वो कौन करता है? ये प्रेसिडेंट करते हैं। और कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं? वो आर्टिकल नंबर 18 है। और कौन से पार्ट में ये प्रोविजन लिखा गया? और वो पार्ट है 5th। ठीक है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और अब प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट
ऑफ इंडिया या जो भी प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन कैसे करवाना, जब इन्होंने डिटेल से आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद जो भी प्रोसीजर उसमें लिखे थे वो इनको ठीक लगे और वो सारे प्रोसीजर हमने कहाँ से बारो कर लिए, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 55 है उसमें इस चीज को भी मेंशन कर दिया। 55 आर्टिकल आपने लिखना है, याद करना। इस टाइम जो एक 11th क्लास का स्टूडेंट होता या 12th क्लास का स्टूडेंट होता वो इन चीज़ों को उतनी गहराई से अभी नहीं समझ पाता। इस टाइम आपका जो मेन पार्ट है, आपने जितना अंडरस्टैंड कर पाओ उतना अंडरस्टैंड करना। आपने अपनी नोटबुक पे लिखने के बाद इसको बार बार पढ़ना और इसके ऊपर पढ़ने के बाद गौर करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, थोड़ा सा सोचना और सोचने के बाद ये खुद ब खुद आपके माइंड में याद हो जाएंगे। फिर रशिया की बात करेंगे, यूएसएसआर जैसे सोवियत यूनियन कहा जाता है, जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन था, इनका आइन था, उसकी भी स्टडी करेगी, उसको भी पढ़ा गया। तो उसमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज थी। फंडामेंटल ड्यूटीज के पार्ट पे जब वो पहुंचे उसको पढ़ा कि ये हर एक सिटीजन्स के लिए कुछ ड्यूटीज रखी गई थी जो परफॉर्म करनी थी। तो वो चीज़ें हमारे आर्टिकल में भी, हमारे आर्टिकल्स के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखी। और पार्ट 4 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज रखी गई हैं। ये चीज़ भी आपको बहुत ज़रूरी याद करनी है। आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल में जो बात हुई है वो चीज़ भी कहाँ पे इनको दिखी थी, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी बिल्कुल स्किप नहीं करना, ये भी नोट करके आप याद करोगे। ये बड़ी जगहों पर पहले भी पूछा गया और अभी भी आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यूके की या यूनाइटेड किंगडम। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट था वो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाइकैमरलिज्म, ये सारे पॉइंट्स जो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं वो यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं। फिर हम बात करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की, क्योंकि अमेरिका से कौन कौन सी चीज़ें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें लाई गई हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था, पढ़ाया भी है कि फंडामेंटल राइट्स, हमारे कुछ बुनियादी हकूक हैं, मूल अधिकार हैं, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखेंगे। और आर्टिकल 12 to 35 डील विद फंडामेंटल राइट्स। इनको भी, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट्स पे ही है। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में था और वहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लाया गया, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में था। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो हमारी जुडिशरी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात कीजिए, आप हाई कोर्ट की बात कीजिए, उसका इंडिपेंडेंस रहना, ये वाला कंसेप्ट भी यूनाइटेड स्टेट में था। तो वो इंडिया में भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया। जुडिशियल रिव्यू, impeachment of president under article 61, removal of supreme court and high court judges under article 124 या पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे जो इम्पोर्टेंट हमारे आर्टिकल्स या प्रोविजंस हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पर लाए गए। इन चीज़ों को भी आपने ध्यान से। फिर अगर हम वीएमआर की बात करेंगे, जर्मनी की बात करेंगे, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, ये सस्पेंड भी हो जाते हैं। और कब सस्पेंड होते हैं, जब यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी हो, उस टाइम हमारे फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लाइफ स्टिल एग्जिस्ट करता है उस टाइम। उसके अलावा जितने भी हमारे राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जाता है। और कोई जो राइट हमारे सस्पेंड होते हैं वो अंडर आर्टिकल 356 के तहत
सस्पेंड होते हैं। तो सस्पेंशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ी जगहों पर पूछा गया। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि जो आइडिया था सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। वो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से, जो जर्मनी में ये कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से ये वाला कंसेप्ट लिया गया था। तो इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो हमने पढ़ा। पहले भी फ्रांस, जो फ्रांस का, फ्रेंच का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी एंड रिपब्लिक, जो प्रियम्बल में हमारी बात की हुई है, ये चीज़ें कहाँ से मिली थी? ये फ्रांस से, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई थी। उसके बाद साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ थी? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, जिससे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में भी आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लाने का एक प्रोसीजर है, चेंज लाने का प्रोसीजर है, मॉडिफिकेशन करने का प्रोसीजर है। जो तो वो कहाँ से ये कंसेप्ट मिला था? कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली जो थी, जो मेंबर्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखने वाले, तो ये कंसेप्ट इनको कहाँ से मिला था? आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका में ऐसा प्रोसीजर था, ऐसा सिस्टम था, जहाँ से देखने के बाद इन्होंने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 20th पार्ट है, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लाई जा सकती है। और अभी तक 105 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। और अभी जैसे हमने बात की, लास्ट वाली जो अमेंडमेंट्स हुई है वो 105th अमेंडमेंट है। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा के जो भी मेंबर्स होंगे उनके इलेक्शंस कैसे करने, किस प्रकार से करने, ये वाली चीज़ भी कहाँ पे मेंशन की हुई है? ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लाई है। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक है। आपने ये सारी चीज़ें नोट करनी है अपनी नोटबुक्स पर, और इनको याद करना अपने, जब आप क्लास में बैठे होंगे फ्री टाइम पे, एक दूसरे से, बच्चों से, अपने कोलीग्स से ये क्वेश्चंस पूछने हैं, डिफरेंट क्वेश्चन, जैसे फंडामेंटल राइट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, इनका सोर्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, या जो भी जितनी चीज़ें हमने पढ़ी ये डिस्कस करोगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और नेक्स्ट क्लास में इस पे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना पड़े और आगे जाकर आप इस चीज़ को अच्छे से याद रख सके। तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा रहेगा, तब तक आप तैयार रहिए। ये चीज़ आप तैयार कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक भी कंप्लीट करवा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।